MK पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। और रोज़ की तरह आप लोग से पूछेंगे कि आप लोग कैसे हैं, फिर उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ और मस्त रहिए, क्योंकि आप लोग अप्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष रूप में तो दिखने वाले नहीं हैं। इसलिए ईश्वर से यही कामना कर सकते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ और मस्त रहें। रोज़ की तरह सेशन को शुरुआत करने से पहले कुछ ना कुछ आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। और ख़ास तौर से आज एक लोगों से बात हो रही थी फ़ोन पे, तो वो भी बेचारे अपनी बात ऐसी रख दिए कि उस पर मुझे कुछ याद आ गया। तो कहीं ना कहीं होता है ना, हर चीज़ से आदमी को सीखना चाहिए, और हर चीज़ के साथ में हर परिस्थिति, हर एज में सीखने का कोई समय नहीं होता है। आप कभी भी सीख सकते हैं। आदमी वृद्ध होता है तब भी सीखता है। तो उनका कमेंट यही था कि लोगों का कमेंट ये है कि आप जैसे मेंस वगैरह पीसीएस का जो लोग देते हैं तो उनको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, उनका यही सबसे बड़ा वो था, मतलब समस्या उनकी सबसे बड़ी यही थी। तो हमारे दिमाग में, जहन में, बचपन में होता, दादी एक कहानी सुनाती थी। ठीक है, उसी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, और बहुत अच्छी कहानी है। यूँ है ये कि जैसे दो बच्चे रहते हैं। एक बच्चा रहता है 3 साल का, और एक बच्चा रहता है जो 10 साल का रहता है। एक बार दोनों जाते हैं साथ में घूमने के लिए कहीं जंगल में, या अदरवाइज आसपास में थोड़ा छोटा सा जंगल रहता है, उसी में घूमने के लिए साथ में जाते हैं। अब जब वो जाते हैं उसी समय रास्ते में कहीं उनको एक गड्ढा मिलता है। उसमें से जो 10 साल वाला बच्चा रहता है वो उस गड्ढे में गिर जाता है। अब बेचारा फंसा 3 साल वाला बच्चा, तो 3 साल वाले बच्चे के पास कितना दिमाग होगा। लेकिन वो क्या किया, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे की अगर एवरेज में अगर वेट की बात करें तो उसका वजन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो से अधिक नहीं होगा, 10-12 किलो का होगा। लेकिन 10 साल के बच्चे का एवरेज 25 से 26 या 30, अंडर 30 में मान के चलिए कि उसका वेट तो होगा ही होगा। अब बड़ा वाला आप 30 वजन 30 केजी का लगभग जाता है, गड्ढे में गिरता है। अब छोटे वाले के दिमाग में ये चीज़ आता है कि आखिरकार इसको निकाला कैसे जाए। आसपास में कहीं कोई दिख भी नहीं रहा है, तो वो भी उसके लिए चुनौती था। लेकिन उसके पास थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़, जैसे होता है कि अगर जंगल है तो रस्सी तो साहब मिलेगी नहीं। ठीक है, बचता है एक लकड़ी उकड़ी कहीं से 3-5 करके जो भी था आसपास में लाया, और उसको उसके हाथ में पकड़ाना प्रयास किया। और वो प्रयास करते करते उस 10 साल के बच्चे को 3 साल का बच्चा बाहर निकाल दिया। ठीक, अब आप सोचिए कि मतलब 3 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल रहा है, और उसका वजन लगभग 10 किलो का। सेकेंड जो बड़ा गिरा है उसका वजन लगभग 30 केजी का। वो कैसे निकाल दिया, ये प्रश्न सबसे बड़ा दिमाग में आपके आता होगा कि आखिरकार किस प्रकार से निकाल दिया। तो साहब उस समय उसको कोई मना करने वाला नहीं था। जैसे होता है ना कि अगर उस बच्चे को उस जंगल में उसको मना करने वाला अगर कोई व्यक्ति रहा था कि अरे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वो बच्चा क्या है, 10 साल के बच्चे को नहीं निकाल पाता। सिमिलरली ऐसे ही आपके जीवन में होता है। आप किस पाठशाला से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कि वर्तमान में भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी है बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ के आए हैं, कि एक सिंपल से गांव या झुग्गी या झोपड़े से पढ़ के आए हैं, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर वो जिद है, तो 100% ये मान के चलिए कि आप वो काम कर सकते हैं। हाँ, ये है, दिमाग में आता है कि ये प्रश्न आएगा कि आखिरकार कि हम बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो आसपास के जो पर्यावरण होता है, आपके साथ में जो लोग रहने वाले होते हैं वही आपको डिमोटिवेट करते हैं। अरे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, अरे ऐसे कॉलेज से पढ़ के आए हो, तुम्हारे बस की बात है ही नहीं है। नहीं साहब, आपके बस की बात बहुत कुछ है। उस कहानी से आपको सीखने की जरूरत है। जिस दिन आपके जीवन में कोई टोका टोकी करने वाला व्यक्ति नहीं आएगा, और अगर आपको व्यक्ति अगर आता है, आपको टोकता है बार बार, उसको अवॉइड करके और उसको पॉजिटिव लेकर के अगर आप अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति एकदम समर्पित होकर काम करेंगे, 100% ऊपर वाला भी देखता है कि अगर जो व्यक्ति असमर्थवान है वो सामर्थवान आज की डेट में बन सकता है, उसमें कोई बट नहीं है। ठीक है, इसलिए मेहनत भी मायने रखती है। और सपना होता है ना कि जो आपका सपना है वो भी क्लियर होना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल होता है ना कि कोई भी चीज संभव, सब कुछ चीज संभव है, मान के चलना है।
जो आपको करने से मतलब है कि आप अगर आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये मायने रखता है। और आपका अगर सपना है, अपने आप अपने सपने को मान चुके हैं, ठीक है, आप अपने आप को एसडीएम मान चुके हैं, आप अपने आप को आईएएस मान चुके हैं, जिस दिन आप चेयर पे बैठेंगे 100% आपकी विचारधारा बदल जाएगी, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका लिहाजा बदल जाएगा, कॉपी में भी वो चीज आपको झलकेगी, ठीक है। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। चक्कर वाले ऐसे ही चक्कर गोल गोल करते रहेंगे, आप पगला बन के रहिए। कुल मिला जुला के पगला बन के रहने की जरूरत है। आप अपनी रणनीति को किसी के बारे में शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे हैं अच्छे से बना करके मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि आपका परिवार इंतजार कर रहा है आपकी सफलता का। उस माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने का आप एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में मेहनत करिए, आगे तो फिर जीवन क्या होगा, पूरा लग्जरियस हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए टॉपिक पे बात करते हैं। ये तो एक था कि समस्या थी उनके लिए भी है कि वो वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं साहब। मेंस में आप लिख भी सकते हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ये मेंस ऑन्स जो होता है ना साहब, प्रैक्टिस की होती है चीज, प्रोसेस एक होता है। जैसे एक प्रोसेस, एक प्रक्रम है कि अगर आप अपने जीवन में अगर उसको करना चाहते हैं तो आप एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। जैसे आपको अगर 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 12 नंबर का क्वेश्चन में अगर आपको 12 नंबर का ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया, अगर आपको 2 शब्द में लिखना है तो ये शब्द ये मायने रखता है कि आप एक दिन में सीखेंगे कि आप 20 दिन में सीखेंगे, ठीक है। आपको लगता है, हो सकता है कि 20 दिन में भी सीख सकते हैं, तो साहब 20 दिन से आप 15 दिन पे आएंगे, 15 दिन से 10 दिन पे आएंगे, 10 दिन से के बाद 1 दिन पे आएंगे। तो कभी ना कभी इसके बाद आप टाइम पे एक दिन की बात छोड़ दीजिए, इसके बाद आप 60 मिनट में आएंगे, और 60 मिनट के बाद फिर कभी ऐसा आएगा कि आप 30 मिनट में आएंगे, और साहब 30 मिनट के बाद कभी ऐसा समय आएगा कि आप 10 मिनट पे भी आएंगे, और आपको इसी 10 मिनट पे जाना है। तो ये साहब एक प्रोसेस हो गया, जैसे एक लाइफ का प्रोसेस चलता है आपके जीवन में। ये प्रक्रम है कि आप पैदा हुए, इसके बाद 100 साल जीते हैं, और आप पता नहीं कौन सी स्थिति, परिस्थिति, चुनौती आपके जीवन में आती है। तो उसी प्रकार से ये परीक्षा है, एक प्रोसेस है। आपको एक दिन में सफलता मिलने वाली नहीं है, इसलिए आपको काम करने की जरूरत है, और उस प्रोसेस को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू अपने आप में क्या करिए, उसको झोंक दीजिए धीरे धीरे। यही समय आप जो रिक्वायरमेंट होता है लिखने का कि 12 नंबर का प्रश्न अगर आपको लिखना है तो 11 मिनट समथिंग रहना चाहिए, वहीं पर आप लिख सकते हैं। वहीं अगर हम 8 नंबर की बात करें तो 7 मिनट एक प्रश्न में लिखने के लिए 125 शब्द का रहता है। तो कुल मिला जुला करके इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। साल भर 6 महीने लगेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू काम करिए। 100% मेरा दावा है, 1 साल मेहनत करिए। आप मेंस नहीं, आप मेंस को फाड़ के भी आ सकते हैं, फोड़ के कमीशन को आ सकते हैं, उसमें भी कोई बट नहीं है। और ये किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, चाहे ये कमीशन बेस्ड हो, चाहे आईआईटी पीएमटी की बात हो, अदरवाइज आप कोई भी काम हो, एक प्रोसेस है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल में आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लेकिन साहब ईमानदारी से काम करना होगा। अगर आपको ईमानदारी आपके पढ़ाई के प्रति नहीं है तो ये सारा प्रोसेस आपका फेल है। कोई काम का सब प्रोसेस काम नहीं करेगा। हाँ, एक दिन अगर आप अपने आप को बना लिए कि हमको कि इस प्रोसेस को अगर 8 घंटा ही फॉलो करना है तो धीरे धीरे उस समय को बढ़ाइए। पहले ही दिन एक 8 घंटा आपको बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, ऐसे बढ़ाते जाइए। 8 घंटा 10 घंटा करिए। लेकिन जिस दिन आप 8 घंटा एक ही दिन पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपका सर भारी हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बैठने में रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगेगी, क्योंकि वो शरीर आपको उतना अडाप्ट नहीं कर पाएगी। वो समय लगता है, वो भी शरीर का एक प्रोसेस होता है, उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो इसलिए आपको भी क्या करना है कि अपने हिसाब से ही उसको धीरे धीरे क्या करना है, बढ़ाना है। और धीरे धीरे फिर आप 10 से 12 घंटा, और किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए साहब मेहनत के साथ में एक चीज है कि आपको 10 घंटा मिनिमम आपको रगड़ना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो, और मेहनत के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। वो भी क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए बोलेंगे कि यार इसका आप काम तमाम कर दो, नहीं तो अब ये पूरा एकदम हालत खराब करके रख दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ये प्रोसेस है और पढ़ाई का है, तो उसको समझने की जरूरत है। किसी के कहने सुनने पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। 100% ये है कि आप अपने पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, और अपने माँ बाप के बारे में सोचते रहिए। 100% उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेंस कर सकते हैं, प्री केयर्स कर सकते हैं, देखिए। टफेस्ट एग्जाम आईएएस का माना जाता है, ये मान के चलना है कि ये भी है। इसके बाद थोड़ा सा आईआईटी के लड़के जाते हैं तो वहां भी एंट्रेंस उनका थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो साहब जब वो भी तो लड़के करते ही होंगे, लेकिन यही है कि वो टोका टोकी वालों से दूर रहिए। अगर वो आपको करते हैं ना तो उनको बोल दीजिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आप होइएगा उससे पहले जाके मिलिएगा,
जिस दिन आप सेलेक्ट होइएगा उस दिन पहले जो बार बार आपको प्रताड़ित करता था, जो बार बार आपको ये कहता था कि आपके बस की बात नहीं, उसको पहले उससे मिलिए, उसको पहले चाय पिलाइए, उसको पहले दावत पे बुलाइए, क्योंकि वो जरूरी है उसको देखना। देखिएगा उस दिन आपके प्रति उसका विचारधारा कैसे बदल जाता है। तो ये है, ये जीवन में उतार चढ़ाव आता है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे वो मेंस हो, चाहे प्री की बात हो, चाहे कहीं भी हो, और वो किसी क्षेत्र की बात है। अगर राजनीति में नरेंद्र मोदी जी गए वहां तक तो अपने जीवन में सुनते होंगे कि ट्रेन में चाय भी बेचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत की है कि आप आज जमीन से कहाँ हैं, आज वही उनके पता नहीं कितने लोग, पूरा विश्व उनको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यही सब होता है, मेहनत करने की जरूरत है, 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। आज के सेशन में हमें क्या बात करना था, लगभग हमें लगता है 8-10 मिनट इसी में चला गया। और वो महोदय चूंकि पूछे नहीं, देखिए जब असफल होते हैं ना तो ये सब चीजें क्या होता है कि आपके जीवन में आता है, सीखना पड़ता है। ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, बकवास तो लगेगा, लेकिन ये है कि कभी कभी बकवास की चीजें बहुत अच्छी भी लगती हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में ऐसे कृष्ण को बनाइए, कृष्ण दैट मीन्स आपका भाई भी हो सकता है, आपका बाप भी हो सकता है, आपका माता जी भी हो सकती हैं, आपका कोई ऐसा दोस्त का मतलब ये ना कि होता है ना कि अगर सफलता के 4 ऐसे आयाम आपको चुनने पड़ेंगे। पहला आयाम ये होता है ना कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। पहला चीज है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप पढ़ेंगे। दूसरा ये चीज होता है कि शार्प स्टडी एक होता है, ठीक है। शार्प स्टडी का मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टू बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तीसरा चीज कंटेंट आपके पास किस प्रकार का है, कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू है आपके, या आपके टॉपिक से संबंधित है कि नहीं है। और चौथा अगर हम थोड़ा सा रख लें तो फ्रेंड भी ऐसे होने चाहिए कि आपको गर्त में ना ले जाए, आपको ये ले जाए कि भाई तू कर सकता है, तेरे बस की बात है, तू कर लेगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमेशा वैसे मित्र को, वैसे कृष्ण को जीवन में बनाइए जो आपका कॉन्फिडेंस क्या करे, बढ़ाए। अगर आप शून्य से भी हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा माइंड मेकिंग करके और थोड़ा स्ट्रेटजी बना करके काम करने की जरूरत है। और किसी के कहने होने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। किसी को कह देंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ तब होगा जब आप अपनी रणनीति बता देंगे, तो उसके हिसाब से वो अगर बोलना शुरू किया तब मैटर हो जाएगा खराब। तो इसलिए आप अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाइए, सुनिए सबकी, और सबके हिसाब से जो अच्छी चीज है उसको रखिए और आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस पे। आज के करंट के सेशन में क्योंकि दिसंबर में आपका आरओ है, ठीक है। इसके बाद दिसंबर या जनवरी में, और हो सकता है कि चर्चा का विषय पीसीएस प्री मार्च में हो सकता है, ठीक है। इसलिए पहले से ही क्या करना है, दिमाग में रख लेना है कि पढ़ाई करते रहना है, ठीक। और जो भी टॉपिक आपके सामने आता है, मंच मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि पूरा ऑब्जर्व करके आपको वही दिया जाता है जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। इसलिए अब आइए बात करते हैं। पिछले सेशन में आपको योजना कुरुक्षेत्र मार्केट में आती है, आप भी लेते हैं, आप भी पढ़ते हैं, रखते भी होंगे, और हो सकता है खिला करके कमरे में ऐसे रख करके अगरबत्ती भी दिखाते होंगे, ठीक है। इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये है कि होता है, किताब नहीं रहती है तो थोड़ा उमंग रहता है पढ़ने का, इसके बाद साइड हो जाती है 2-3 दिन के बाद, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी से हो सकता है कि आपको मेंस में लिखने के लिए जो आएगा तो उसके लिए भी काम आ सकता है आंकड़ा जो है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम बात करें प्री के दृष्टिकोण से, उसके साथ में विज्ञान प्रगति, विज्ञान से भी जो प्रश्न आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा उलझाऊ टाइप के होते हैं। परंपरागत जो प्रश्न पूछते थे वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, उसी को उठा करके थोड़ा सा करंट से कोरिलेट करके पूछ रहे हैं साहब, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो उसी में से कंक्लूड करके आपके सामने लाया हूं, ठीक है, जो आपके समक्ष रखूंगा। और इस पे चूंकि प्रश्न बन भी चुका है, जो आ रहा है उस पे लगभग प्रश्न आसपास मिलते जुलते बन चुके हैं। तो आज वाले में बात करेंगे हम बांस पे, ठीक है। आप गांव में बांस देखे होंगे, अब ये कहेंगे ये क्या है, इसका क्या हिसाब किताब है। तो साहब ये पीसीएस में, ठीक है, एक बार लोअर में भी पूछ चुका है, और सरकार भी इस पे क्या है, बहुत सक्रिय है। किसको, बांस की खेती के लिए। आप बांस को अपवाद समझते हैं ना, ये पता नहीं कहां से जट टाइप का आ गया है, लेकिन नहीं साहब, इस पे प्रश्न आपका बन चुका है। और इस विज्ञान प्रगति में पिछले महीने का डिबेट है, यहां से प्रश्न आपका बनने का क्या है, चांस ज्यादा है। पूछा क्या है, सीधे एक लाइन में पूछा है बांस क्या है, ठीक है। बांस वनस्पति है कि घास है, ठीक है, कि उस जैसे किस पर्यावरण में जैसे पाया जाता है उस तरीके, या नानाबीज, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इस पे थोड़ा सा हमें इस चूंकि क्या है, इस पे बन चुका है, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या है, इसकी प्रजाति क्या है, भारत में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, और राष्ट्रीय बंबो मिशन का भी हाल में क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। तो उसका सन भी लोअर पीसीएस में जो अभी पिछले बार हुआ था उसमें आपका बन चुका है।
तो वो भी अब देखिए इसी में सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बांस जो होते हैं उनके पेड़ों की तुलना कितने परसेंट के पेड़ों से कितनी तुलना इसको की जा सकती है, ठीक है, कि कितने परसेंट आपके उपस्थित है। और राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्र कितना परसेंट बांस होगा, तो वो चीज भारत में बांस का वार्षिक उत्पादन पे देखेंगे कि ये क्या है। इसके बाद देखेंगे पर्यावरणीय दृष्टि से और देखेंगे कि भारत में विविधता के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है डाइवर्सिटी के रूप में, ठीक है। तो ये सारा आपको इसी के माध्यम में आपको क्या करेंगे, इसी में सारा कुछ रखेंगे। यहाँ से इतने अभी दो चार और है, यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, बनेंगे। और रही बात जो कंपटीटर है ना उनको पता है किस प्रकार से कहां से प्रश्न बनता है, सिर्फ लेक्चर को सुनिए और अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है तो उसको स्किप करके अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि होता है कभी कभी लोगों को लगता है ना कि लेक्चर में ज्ञान की बातें, तो साहब ज्ञान की बातें जब असफलता मिलती है ना तब ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो सुनना पड़ता है। आइए कम टू द पॉइंट। अब बांस में तो ये साहब क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये वुडी क्या है, घास है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए, ये क्या है, वुडी घास इसे बोला जाता है, ठीक है। और ठीक है इसके प्रजाति की बात करते हैं कि इसकी प्रजाति कितनी है, ठीक है, ये आपके विज्ञान प्रगति का डिबेट है, ठीक है, देखिएगा आपको मिल जाएगा। इसकी प्रजाति टोटल अगर वैश्विक स्तर पे देखें, ठीक है, तो 1200 आप गांव में देखे होंगे, ठीक है, 1200 के आसपास ये क्या होगा, आसपास ये या आप कह सकते हैं लगभग, ठीक है, लगभग के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है, इसकी इतनी प्रजाति पाई जाती हैं। और रही बात देखिए बांस का इतना इंपॉर्टेंस है, शुभ अशुभ कार्यों में भी क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई अशुभ हो जाएगा तो लोग ले जाते भी उसी पे है, ठीक है। और अगर होता है ना कि जब 7 फेरे में लेते हैं, आजकल तो 7 फेरा जो है ना वो आर्टिफिशियल टाइप का आ गया, सूखे बांस लगा देते हैं, ठीक है। तो पता जीवन में पहले ही जब सूखा हो गया तो बाद में कहां से मतलब बहुत विचित्र स्थिति आ गई है इस मतलब वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में हमारी संस्कृति पूरा खराब होती जा रही है, ठीक है। तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आप क्या करेंगे कि आप ऐसा न करिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, ये तो 1200 से इसके आकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका आकार कितना लगभग होता है, ठीक है, तो आकार जो होता है ये 60 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है, 60 मीटर तक, ठीक है, लंबा याद रखना है। आपसे ये पूछ दे, ऐसे पूछ देगा, अभी प्रश्न देखिए कि हाल राष्ट्रीय बांस मिशन की अगर बात करते हैं कि इसकी आरंभ जो हुआ था किस वर्ष में किया गया था, तो अभी उसको जोड़ के ही प्रश्न आपको कैसे बनाते हैं अभी आपके सामने रखते हैं। साहब जिसको पता है वो जानते हैं कैसे प्रश्न आएगा, लेकिन ये पॉइंट वाइज नोट करने की बात है, ठीक है, जहां से प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक। तो राष्ट्रीय बांस मिशन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय बांस, ठीक है, बांस मिशन। आपको लगता है कि ये अपवाद है, ये बांस उसका बढ़ा रहे हैं, साहब प्रश्न आप इस पे बन चुका है, ठीक है। मिशन का आरंभ, ठीक है, आरंभ कब हुआ था, ठीक है, आरंभ कब हुआ था, तो ये साहब 2018 और 19 में याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको 2018 19 की जगह पर 19 20 21 22 23 24 कुछ भी दे सकता है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा कैसे कि भारत में राष्ट्रीय बांस मिशन, ठीक है, का आरंभ 2018-19 में क्या किया गया था इनसे जो संबंधित निम्न कथन है सही या गलत भी पूछ सकता है या है भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब ये साहब इससे भी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सीधे इसी को उठा के दे देगा, तो वहां पर आपको दे देगा पहला ऑप्शन ये क्या है, ये घास है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको अचंभा लगा घास क्या दूब की तरह नहीं, वो अलग है, ठीक। प्रजाति कितनी है 1200 के आसपास, ये लगभग क्या है, आकार इसका 60 मीटर। ये पॉइंट उसी ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अथवा कैसे पूछ देगा, ऐसे ही पूछ देगा कि राष्ट्रीय बांस मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया था, ठीक है, तो आपको वहां पर 2014-15 2017-18 2018-19 ऐसे करके क्या करेगा आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो उसके दृष्टिकोण से साहब एक फैक्ट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित क्या है बात से, तो ये तो था साहब की इतना ये एक तरीके से जनरल इसके बारे में ये चीज था, ठीक। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत भारत में सबसे अधिक क्षेत्र, ठीक है, कितना हेक्टेयर तक है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक आंकड़ा है। और अगर राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है, देखिए यहीं पर आपको एक एग्जाम आपका बीईओ का बार कहते हैं, ठीक है, इसमें आपके प्रश्न कैसे बनते हैं 125 150 और इसके बाद 25 शब्द के प्रश्न आपको लिखने के लिए साहब आते हैं, ठीक है। एक बार एग्जाम हो चुका है आपका 19 में, ठीक है, 319 पोस्ट सुनने में आ रहा है, फिर आ रहा है खंड शिक्षा अधिकारी की जो प्राइमरी के
टीचरों की क्या करते हैं, चेक इन करते हैं लोग, ठीक है। उसके लिए पात्रता स्नातक प्लस बीएड, ठीक है। बीएड वाले रोते हैं ना कि हमको एग्जाम से प्राइमरी से निकाल दिया गया, एक एग्जाम आपको खंड शिक्षा अधिकारी का मिलेगा, आपके अगर सामर्थ्यवान है तो निकालिए। अब आइए कम टू द पॉइंट, 125 शब्द में लिखने की बात आई तो राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में भी 125 शब्द से उसको कोरिलेट करके लिखने के लिए आ सकता है, इसके प्रोडक्शन की बात कर सकता है, या इसको इसी से बायोडायवर्सिटी से भी जोड़ करके पूछ सकता है। अदरवाइज आपको 50 शब्द में भी लिखने के लिए आ सकता है। सीधे अगर एक से बांस लिख देगा, ऐसे 25 शब्द में बांस, तो आप बांस को लेकर के क्या करेंगे उस समय? देखिए साहब, एग्जाम के समय में ना बहुत माइंड कंसंट्रेट होता है और उस समय इतना मतलब भागता है ना कि प्रश्न सिंपल सा, आप रोज बांस 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 जीते उठते बैठते हमेशा सुन रहे हैं, लेकिन जब आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो आपको आंकड़े क्या करना है, सही टू द पॉइंट देना है। तो वहां पर उसके दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज राष्ट्रीय बांस मिशन का अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो 50 शब्द में भी आ सकता है लिखने के लिए। तो साहब इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा और इसी के अंतर्गत इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल क्लियर। अब आइए बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अभी आपको बोला हूं कि राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत, इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत भारत में, ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र, ठीक है, भारत में, यहीं पर ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट ये था, भारत में सबसे, ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र, ठीक है। अगर आंकड़ा की बात होगी तो वहां पर अधिक क्षेत्र कितने हेक्टेयर है, तो आपको याद रखना है 13, याद रखिएगा कितना, 13, आपको 13.96, ठीक है, 96, ठीक है, हेक्टेयर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, 13.96, ठीक है, MEHE, ठीक है, MEHE, हेक्टेयर क्या है, इतने क्षेत्र हैं, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें और चीज ऐड करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे कि बांस जो है प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कितना अलग करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही बांस जो है, ठीक है, ये बांस जो है प्रति हेक्टेयर, ठीक है, बांस, ठीक है, यहीं पर ऐड कर दे रहा हूं, बांस याद रखिएगा कि बांस प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, बांस प्रति हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर में याद रखिएगा क्या कि बांस प्रति हेक्टेयर में, ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कितना, ठीक है, कितना, ठीक है, चाहे CO2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला राष्ट्रीय मिशन का आरंभ 2018-19 में, ठीक है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र 13.96 मिलियन हेक्टेयर हो गया। बांस प्रति हेक्टेयर कितना कार्बन डाइऑक्साइड अलग करता है, ठीक है, कितना अलग करता है, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग, ठीक है, करता है। तो अब साहब इसकी अगर थोड़ा सा बात करें तो 12 टन याद रखिएगा, कितना, ये विज्ञान प्रगति का डाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना करता है, 12 टन करता है प्रति हेक्टेयर, याद रखना है, ठीक है, दैट्स क्लियर। इसके बाद बांस पेड़ों की तुलना में कितना कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बांस जो है, ठीक है, बांस पेड़ों की तुलना में, ठीक है, पेड़ों की, ठीक है, तुलना, ठीक है, तुलना में, ठीक है, पेड़ों की तुलना में कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, निकालता, ठीक है। तो 35% याद रखिएगा, ये अपने आप में भी क्या है साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इससे संबंधित। अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा बांस के वार्षिक उत्पादन पे अभी चलेंगे, ठीक है। इसके उसका जो उत्पादन है, अगर यही लिख देता हूं, ठीक है, वार्षिक उत्पादन, ठीक है, उत्पादन की बात अगर कर लेते हैं, ये तो था इसका पूरा इंट्रोडक्शन। ये वार्षिक उत्पादन करता है साहब 14.6, ठीक है, मिलियन टन, ठीक है। यहाँ भारत में याद रखिएगा 14, ठीक है, 6 मिलियन, ठीक है, मिलियन टन याद रखिएगा। यहां से अगर बना आंकड़ा जानते रहिए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं पर्यावरण की दृष्टि से कि क्या प्रभाव जैव बांस विविधता के मामले में भारत पर विश्व में कौन सा स्थान रखता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। क्या बांस विविधता के मामले में, ठीक है, विविधता के, ठीक है, मामले में, ठीक है, मामले में क्या करता है, विविधता के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, ठीक है, भारत कौन सा स्थान, ठीक है, भारत कौन सा स्थान रखता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, दूसरा स्थान रखता है, क्या, दूसरा ऑप्शन में दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दूसरा स्थान। तो अब आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि ये जो है विविधता के मामले में भारत का स्थान दूसरा है, तो पहले स्थान पे कौन होगा, तो पहले स्थान पे आपको चाइना को याद रखना है, क्या है, चीन को याद रखना है, ठीक, कि ये जो है विविधता के मामले में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है। तो अगर उससे आया तो आप कर ले सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है,
पर्यावरण के रूप में अगर इसके लाभ के बारे में बात करें, सब तो बात हो गई, लेकिन अगर थोड़ा सा इसकी मेरिट बात करें तो जैसे होता है ना कि बांस को वहीं लगाया जाता है जहां ऐसे स्थल जैसे बंजर उंजर टाइप के भूमि होते हैं, वहां बांस को लगा देते हैं लोग, तो उसका भी एक उपयोग हो जाता है। तो कहने का मतलब गंभीर रूप से खराब हुए स्थान, ठीक है, या बंजर भूमि पर पुनः प्राप्त करने के लिए इसे क्या किया जाता है, बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको लगाया जाता है, तो वहां एक लाभ हो गया। ठीक है, तो ये तो साहब ये बांस था। ठीक है, बांस पे पूरा आपका डिस्कशन था कि अगर टू द पॉइंट आपसे ये प्रश्न अगर बनता रहे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट का बना तो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर फैक्ट टाइप का बना तो सारे जो है डाटा आपके समक्ष हैं, इससे अधिक इस पे प्रश्न अब नहीं बनेगा। और साहब विज्ञान में चाहे पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, पर्यावरण वाला जो 12-14 प्रश्न आता है, ठीक है, वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब, ये इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न बनने का 100% चांस है। ठीक है, तो ये था बांस, इसको दोबारा फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। बांस बूढ़ी घास प्रजाति कर दे रहे हैं, बोलते हैं लेकिन दोबारा कर देते हैं। यही होता है कि देखिए लिखने में, समझाने में और बोलने में, यही अगर डिजिटल बोर्ड रहता ना तो देख रहे हैं सामने रखा हुआ है, पढ़ते जा रहे हैं, काम खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे इस पे रहेगा, ऐसे क्या करेंगे, बांचते जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, जब होता है ना कि यही होता है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विद्यार्थी भी क्या आलसी होते जा रहे हैं। ठीक है, सारा उनको सामने सिस्टम, पीडीएफ है, पीडीएफ आप कितने दिन पढ़ते हैं, जैसे मोबाइल में आप पीडीएफ रखते हैं, कितने दिन पढ़ते होंगे, जिस दिन जरूरत होगी उसी दिन। नहीं, किताब से थोड़ा जूझिए, किताब आपसे प्रेम मांगती है, स्नेह मांगती है, उतने प्रेम आपसे करेगी। और अगर आप एक बार सुनेंगे, लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे तो आपको होता ना एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं। और वही होता है कि पीडीएफ वाला हिसाब किताब पीडीएफ में ही रह जाएंगे, जैसे वो फाइल में बना रहता है ना, तो आप भी उसी फाइल तक सीमित रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हाँ सामर्थ्य है तो पीडीएफ निकाल के उसको हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, उसमें से अपना बनाइए और खुद का बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये आपका बूढ़ी घास प्रजाति 1200 के आसपास, आकार 60 मीटर लंबा ये बांस होता है। राष्ट्रीय बाम्बू मिशन का आरंभ 1819 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद भारत में सबसे अधिक क्षेत्र क्या, 13.96 हेक्टेयर इसका क्या होता, अधिक क्षेत्र है भारत में बांस का। बांस प्रति हेक्टेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड अलग करता, तो 12 टन, और बांस पेड़ों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, अगर निकालता तो 35%। ठीक है, इसके बाद विविधता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान पर कौन है, चाइना है। ठीक है, दैट्स क्लियर। और अगर वार्षिक उत्पादन की बात करें तो भारत में 14.6 मिलियन टन में क्या किया गया है, ठीक है, इसका उत्पादन होता है। ये राष्ट्रीय बाम्बू मिशन 2018 इसीलिए बनाया गया कि इसके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ताकि इसको भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका किया जाए, मार्केट में इसको देखिए, बांस से भी बहुत कुछ बनते हैं, पहले बनता था, आज वही चीज बन के जाती है तो लोगों को नया लगता है। नहीं साहब, इसके पहले बांस से बहुत कुछ बनता था। ठीक है, घर में चाहे बाहर भी, अदरवाइज कहीं भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज, तो इसीलिए इसको ये चूंकि इसका मतलब होता है ना कि कुछ चीजें पुरानी हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इससे गांव से रोजगार, गांव वाले लोगों को क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, और अगर वैश्विक स्तर पे, चाहे अपने जिले स्तर पे, चाहे अपने प्रदेश स्तर पे, चाहे अपने मतलब नेशनल स्तर पे, इसका क्या होगा, इसको प्रोडक्शन कराने के उद्देश्य से और इसमें लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया, इसका आरंभ किया गया, ताकि इस क्षेत्र में भी क्या हो, लोग आगे बढ़े। ठीक है, ये चीज दैट्स क्लियर। अब आते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा, चाहे लिखने की बात करते हैं या अगर प्री के दृष्टिकोण से बात करते हैं। अब आइए एक उसी से संबंधित एक और प्रश्न है आपका। ठीक है, एक अल्यूरिटिक एसिड पे बात करेंगे। ठीक है, एक किसका घटक है, फैक्टर किसका, इसके बाद किसके से संश्लेषित होता है, इसका स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसके उत्पादन में क्या यूज की जाने वाली कौन सी ऐसी मेथड्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसके यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं कि इसको किस कीट के द्वारा क्या किया जाता है, स्रावित करके लगभग कितना प्रतिशत स्रावित होता है, उसका क्या परसेंटाइल है, उसके परसेंटेज है, सॉरी, बात करेंगे। वैश्विक स्तर पर इसके मांग का कारण क्या है, और भारत में इसका निर्यात किस किस देशों में होता है। ठीक है, और भारत में 2021 का जो डाटा है, कितने मिलियन डॉलर तक इसका प्रोडक्शन किया जा चुका है। ठीक है, वो चीज हम बात करें, और कितने देशों को लिए बात किया है, यहाँ से इतने, यहाँ से इससे अधिक क्या होगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये विज्ञान का है, याद रखिएगा, करंट से कोरिलेट करके आपसे चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप उस पर बात करते हैं। ठीक,
और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको अगर इस सेशन में समझ में आता है, सुनते हैं, तो साहब थोड़ा सा कमेंट किया करिए, और कमेंट के साथ में साहब और क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, उसके साथ में शेयर जितना अधिक से अधिक, ठीक है, लाइक करेंगे तो अच्छी बात है, आपका स्नेह प्रेम आशीर्वाद है, ठीक है, ये आप लगता है कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं, अगर आशीर्वाद देने लायक है तो आशीर्वाद कीजिए, ठीक है, और अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ के कोई क्या है, आगे बढ़ जाइए। हाँ, धीरे धीरे शुरुआत है, छोटी शुरुआत है, कभी आगे भी जाया जाएगा, और उद्देश्य यही है कि वहां तक पहुंचा जाए। देखिए मार्केट में कंटेंट तो तमाम है, इतना कंटेंट है, इतनी किताबें पकड़ा जाएंगे, तो उतने से काम करना है जितने से आपका क्या हो, काम चल जाए, ठीक है। इसलिए भरोसा भी अपने आप में करना है, अगर हम पे भरोसा करते हैं तो वो देते हैं, उसमें भी कोई बट नहीं, उठा के देखिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एक अल्यूरिटिक, ठीक है, इस पे बात करते हैं, ये क्या है साहब, अल्यूरिटिक, ठीक है, एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है, एसिड ये क्या है। अब इसमें पहला प्रश्न आता है किसका एक घटक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इसके घटक की बात करें कि किसका घटक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज पूछ देगा ऐसे, तो हवा उस समय क्या होती है, निकल जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो लाख रेजिन का, ठीक है, याद रखिएगा लाख, ठीक है, लाख रेजिन, मैं बताऊंगा नहीं टाइम, क्योंकि अभी एक और टॉपिक है, ठीक है, लाख रेजिन, ठीक है, का एक क्या है, घटक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि किससे संश्लेषित किया जाता है, ठीक है, तो संश्लेषण की बात अगर करें, ठीक है, संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित किया जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट है कि ये किससे संश्लेषित, तो याद रखिएगा कैरियड जाति, ठीक है, कैरियड, ठीक है, कैरियड, ठीक है, कैरियड जाति, याद रखना है क्या है, कैरियड जात का एक कीट होता है, ठीक है, जात से संबंधित कीट द्वारा, ठीक है, जाति से, ठीक है, संबंधित, ठीक है, संबंधित कीट के द्वारा, तो याद रखना है कीट भी दे सकता है, ठीक है, ये लाख रेजिन क्या होता है, कीट है, ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे दे सकते हैं, एल्यूटिक एसिड किससे संश्लेषित किया जाता है, कीट के द्वारा, ठीक है, और कीट के बाद और कुछ दे देगा, एसिड का नाम है चूंकि, तो एसिड कीट की जगह यहाँ पर एसिड ओसिड कोई नाम, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दे, कुछ भी एसिटिक एसिड डाल दे, कीट डाल दे, नन ऑफ दिस कर दे, तो कुछ भी डाल देगा, तो वहां पर आप कहेंगे कि ये तो एसिड है, कीट कहां से आ गया, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कीटों द्वारा क्या किया जाता है, कैरियड जात का एक कीट होता है जिसके द्वारा इसको संश्लेषित किया जाता है, और ये जो है लाख रेजिन का एक घटक है, ठीक है। इसके बाद आपके मस्तिष्क में ये चीज आएगा कि इसका स्रोत क्या है, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ठीक, तो साहब ये जो होता है ये सीड लैक, ठीक है, याद रखना है क्या, सीड, ठीक है, सीड लैक, याद रखिएगा, सीड लैक, ठीक है, और सीड लैक चमड़ा या कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी चमड़ा, ठीक है, चमड़ा, या आप कह सकते हैं क्या, सीड लैक चमड़ा, ठीक है, या साइलेक, ठीक है, साइलेक, इसको कह सकते हैं साइलेक, ठीक है, साइलेक स्रोत है, या ऐसे भी कह सकते हैं डी, ठीक है, एक नाम है डी वैक्स साइलेक, ठीक है, और ठीक है, और कह दीजिए इसी में, चाहे प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी इसी में ऐड कर लीजिए, क्या, डी, ठीक है, डी वैक्स, ठीक है, डी वैक्स, ठीक है, वैक्स याद रखिएगा, साइलेक बोलते हैं, ठीक है, साइलेक के द्वारा क्या होता है, ये उसमें पाया जाता स्रोत है इसका, ठीक है, जिसमें अब साहब बात करते हैं कि इसके इस एसिड के उत्पादन में यूज की जाने वाली विधि, ठीक है, जो ये एसिड है इसके उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में, ठीक है, यूज की जाने वाली, ठीक है, यूज की जाने वाली, ठीक है, यूज की जाने वाली विधि याद रखना है क्या, कि साहब विधि क्या है, तो वो विधि है, याद रखिएगा, क्षार जल अपघटन विधि, कौन सा, क्षार, ठीक है, जो विज्ञान के स्टूडेंट है समझ रहे होंगे, ठीक है, क्षार जल अपघटन, ठीक है, अपघटन विधि के द्वारा क्या होता है, ठीक है, ये विधि के द्वारा उत्पादित, इसके उत्पादन में यूज किया जाता है, ठीक है, इसी विधि के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है, ठीक, तो ये क्लियर हो गया, यानी इस एसिड के उत्पादन में यूज की जाने वाली जो विधि है, मेथड है, वो कौन सी है, क्षार जल अपघटन विधि के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, दैट्स क्लियर। अब इसके थोड़ा सा यूज की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके यूज की बात की, आखिरकार इसका यूज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि इसका यूज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी पूछ सकता है, अदरवाइज इसके यूज की बात कर लेते हैं, तो ये मैक्रोसाइक्लिक, ठीक है, याद रखिएगा क्या, मैक्रो, ठीक है, मैक्रोसाइक्लिक, ठीक है, क्लिक, ठीक है, माइक्रोसाइक्लिक, ठीक, याद रखना है क्या, माइक्रोसाइक्लिक कस्तूरी सुगंध में, ठीक है, साइक्लिक ऐसे कर लीजिएगा, साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक कस्तूरी, याद रखिएगा, कस्तूरी सुगंध, ठीक है, सुगंध क्या रखेंगे, कस्तूरी सुगंध, ठीक है,
इसका क्या होता यूज होता है, ठीक है, यानी कुल मिला जुला के, ठीक है, सुगंध में यूज होता है, ठीक है। अब साहब कुल मिला जुला के यही है कि एलियोटिक एसिड का मतलब यह है कि इत्र में कुल मिला जुला के सारे का संक्षेपण अगर करें, ठीक है, तो ये है कि इसका यूज एलियोटिक एसिड का किसमें होता है, सुगंध में है, तो यानी इत्रों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब साहब अब इतना तो चूंकि लिख दिया हूं, लेकिन आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसको आप अपने हिसाब से बोलूंगा, सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये एलियोटिक अम्ल लाख कीटों द्वारा स्रावित होता है, लाख कीटों के द्वारा, लाख रेजिन के द्वारा या लाख कीटों के द्वारा अगर ये स्रावित होता है, ठीक है, तो लगभग कितना % इसका योगदान होता है, ठीक है, यानी एलियोटिक अम्ल लाख कीटों द्वारा स्रावित कुल रेजिन का लगभग कितना % योगदान देता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, 30 से 40%, ठीक है, 30 से, ठीक है, 40% का योगदान देता है। पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, इसको मेरी बात को सुन के अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्या मैं कह रहा हूं कि एलियोटिक एसिड लाख कीटों, ठीक है, द्वारा स्रावित कुल रेजिन का लगभग कितना, ठीक है, प्रतिशत योगदान देता है, तो वो होता है 30 से 40% का योगदान देता है। दैट्स क्लियर। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिरकार ये एलियोटिक एसिड इस समय विज्ञान प्रगति में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आखिरकार ये वैश्विक स्तर पर इसका क्या यूज है, यानी वर्ल्ड लेवल पर इसका आखिरकार क्या ऐसी मांग है जिसकी वजह से आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो साहब इसकी इसलिए मांग है कि इत्र उद्योग में, किसमें मैं बोला हूं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इत्र उद्योग में क्या हो रहा है, इसका ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि ये भी पूछ दे एलियोटिक एसिड किस क्षेत्र से संबंधित है, इत्र उद्योग से, ठीक है, अदरवाइज चिकित्सा से संबंधित है, या दोनों से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर अदरवाइज इत्र की जगह पर कोई भी क्षेत्र कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एलियोटिक एसिड इत्र उद्योग से संबंधित है, ठीक है, दैट्स क्लियर। और वैश्विक स्तर पर यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर इसकी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब साहब आते हैं कि आखिरकार ये एलियोटिक एसिड का हिसाब किताब सारा था, अब भारत इस पे क्या कर रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में एक आपके ब्रेन में ये चीज नाचेगा कि आखिरकार ये भारत की स्थिति क्या है, कुछ काम इस पे भारत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेंट वगैरह इत्र अगर लगा के बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी दिमाग में ये चीज आता है कि आता कहाँ से है, तो ये चीज जान लीजिए कि ये है, यहाँ से बनाया जाता है, ठीक है, बनाने के और सोर्स हैं, लेकिन ये भी एक है जहाँ से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, और आज के डेट में इसकी मांग क्या इस एसिड की ज्यादा है। अब साहब आते हैं, भारत निर्यात करता है, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, भारत में निर्यात की स्थिति जो है, किसे निर्यात, तो चीन को, ठीक है, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, चाइना है, ठीक है, ऐसे 60 में लिख दे रहे हैं अगर निर्यात की बात करते हैं, ठीक है, निर्यात याद रखना है। तो पहले नंबर पर कौन है, चाइना है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, तीसरे नंबर पर पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है। अभी यार नीदरलैंड का मैच भी था पाकिस्तान से, ठीक है, देखे होंगे, विश्व कप भी देखिए, वहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है, इसलिए आप ज्यादा उसी को मत देखने बैठ जाइएगा, ठीक। तो ये नीदरलैंड, इसके बाद फ्रांस है, ठीक है, और इसके बाद अमेरिका है, जिसको क्या करता है, ये भारत निर्यात करता है, ठीक है, और इसके बाद नेपाल, स्पेन, जापान, ठीक है, नेपाल, ठीक है, स्पेन, ठीक है, जापान, ठीक है, जापान याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, केन्या भी इसी में नाम ऐड है, जिसको क्या करता है, ये निर्यात करता है, ठीक। ये भारत का निर्यात है जहां पर एलियोटिक एसिड का निर्यात होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा ये इतने देशों में ये भेजता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आंकड़े की बात कर लेते हैं कि अगर ये निर्यात होता है, ठीक है, तो कितना निर्यात होता है उसका आंकड़ा, तो आंकड़ा आया था 2020-21 का मैं बता रहा हूं, ठीक है, 20 और 21 का आंकड़ा ये कहता है कि इसका निर्यात 6.67 मिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर, 6.67 यूएस, ठीक है, मिलियन, ठीक है, मिलियन, ठीक है, डॉलर याद रखिएगा, यूएस मिलियन डॉलर निर्यात करता है, ठीक है। ये निर्यात करता है कौन, भारत, ठीक है, कौन करता है, भारत करता है। अगर आपको इसी को थोड़ा सा क्या करेगा, एलियोटिक एसिड को अब आर्थिकी से अगर कोरिलेट कर दे, आर्थिकी के प्रश्न ज्यादा बनते हैं साहब, ठीक है, तो यही अब यहीं पर एलियोटिक एसिड चूंकि चर्चा का विषय है, तो वहां पर आपको यही चीज कोरिलेट करके आंकड़ा दे देगा, तो अब ये आर्थिकी से प्रश्न आपका बन गया, सारा कुछ छोड़ के यही डाल दिया,
तो इस चीज को ध्यान देना है कि भारत ये 9 देशों को तो भेजता है, जिसमें से मुख्यतः 2020-21 का आंकड़ा ये है कि 6.67 यूएस मिलियन डॉलर का ये भारत निर्यात करता है। लेकिन उसमें 4 ऐसे देश हैं, मुख्य देश हैं, जिनको स्पेशली क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, वो कौन से हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है, वो 4 ऐसे देश कौन है? पहले नंबर पर चाइना है। ठीक है, चाइना को भी करता, इसके बाद स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फ्रांस, यानी चाइना, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फ्रांस, ये शुरू के जो 4 हैं। ठीक है, यही जो 4 हैं जहां पर 2020-21 में, ठीक है, भारत ने 6.67 यूएस मिलियन डॉलर का निर्यात एलिटिक एसिड का किया। दैट्स क्लियर। अब यहां से साहब इससे अधिक आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये था एलिटिक एसिड। ठीक है, कि ये क्या है, इसका घटक कौन सा है। ठीक है, तो लॉक रेजिन को बताया, संश्लेषित किससे किया जाता है, कैरियर जाति का एक क्या है, से संबंधित एक कीट है जिसके द्वारा इसका संश्लेषण होता है। इसका स्रोत सीड बैग चमड़ा या सैलेक बोलते हैं, और डी वैक्स सैलेक के द्वारा स्रोत मतलब सोर्स होता है जिसमें पाया जाता है। और एलिटिक एसिड के उत्पादन में यूज की जाने वाली जो मेथड्स है कि किस मेथड से, किस विधि से इसको क्या किया जाता, बनाया जाता, तो क्षार जल अपघटन के मेथड से इसको क्या है, तैयार किया जाता। ठीक है, और अगर इसके यूज की बात करें तो माइक्रोसाइक्लिक कस्तूरी सुगंध के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के एलिटिक एसिड को इत्र के रूप में क्या होता है, यूज किया जाता। और आज के डेट में अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत में, ठीक है, इसकी भारत से मांग है कि क्या इत्र उद्योग में ज्यादा देश इस पे क्या, बहुत सारे देश हैं इत्र को, यानी फॉरेन में तो ऐसा सुना जाता है कि लोग मार के काम भी चलाते हैं कई दिनों तक। हंसी मजाक है, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लोग सुनेंगे। ठीक है, अपने हिंदुस्तान में भी है, 3 दिन नहाएंगे 2 दिन मार लेंगे, चलता है सब। ठीक है, तो खैर आइए चलिए अब बात करते हैं कि ये इत्र उद्योग से संबंधित है। तो ये तो था, इसका पूरा डिटेल्स था, पूरा डिस्क्रिप्शन में इसका था। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको आर्थिकी से कोरिलेट करके बात करते हैं कि आखिरकार ये चर्चा का विषय तो भारत का क्या है, तो भारत का निर्यात 9 देशों को संभवतः मुख्यतः ये क्या करते हैं, ये निर्यात करते हैं। लेकिन उसमें 2020-21 का आंकड़ा है कि भारत ने क्या किया, 4 देशों को 6.67 यूएस मिलियन डॉलर का निर्यात एलिटिक एसिड का किया है। वर्तमान का आंकड़ा आएगा तो वो भी आपके सामने बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था विज्ञान प्रगति से संबंधित ये आपका एसिड जो विज्ञान से, और फिर इसको कोरिलेट करके आपको हमने बताया क्या, आर्थिकी से, यानी यहाँ पर 2 विषय का मेल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, मेल करके थोड़ा सा सामंजस्य क्या है, बैठा करके विषय को कोरिलेट करके पढ़ने की जरूरत है, तो आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से अगर प्रश्न बनता है, चाहे फैक्ट की बात करते हैं, अदरवाइज क्या है, लिखने की बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी में 25-50 शब्द में, और अगर अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट बनता है तो दैट्स ऑल। ये है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, पसंद आता है तो स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और है कि समुद्री शैवाल की खेती, ये भी क्या है, योजना कुरुक्षेत्र का है। ठीक है, शैवाल वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे। 41 मिनट हो चुका है, आप सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद कल वाले सेशन में लिख करके बताएंगे। इसको थोड़ा सा इस पे मैं एक्सप्लेन कर देना हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, दिक्कत होती है। ठीक है, 2 टॉपिक आपके सामने है। ठीक, ये आपका समुद्री शैवाल वगैरह के बारे में इतना भी ज्ञानी नहीं होंगे। ठीक है, न जानते होंगे। इसमें समुद्री शैवाल की खेती की बात हो रही है। ठीक है, इसमें ये योजना कुरुक्षेत्र का ये भी डिबेट है जहां से ये बना है। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या कि इसमें ये समुद्री शैवाल की खेती के बारे में चर्चा 2 अक्टूबर 2021 को 2 अक्टूबर 2012 को की गई थी। ठीक है, यानी 2014 से पहले किसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, देखिए इसको राजनीतिक मंच मत समझिएगा, ये पढ़ने का मंच है, लेकिन मैं सिर्फ बताने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। ठीक है, वर्तमान में अब बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बताने के उद्देश्य से, आपको समझाने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। ठीक, तो इसमें क्या है कि समुद्री शैवाल की खेती 2 अक्टूबर 2012 को एक औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की जाती है और एक मिशन चलाया जाता है। ठीक है, एक योजना चलाई जाती है, उस योजना का नाम क्या है, सागर लक्ष्मी योजना। इसे क्या कहा गया, सागर लक्ष्मी योजना, और उसे ही कहा जाता था कि महासागर से धन, ठीक है, निकालना जिसका दिया। देखिए अगर प्रश्न में कभी ऐसे आ जाए कि महासागर से धन
निकालना, चाहे महासागर से धन योजना, तो आप थोड़ा सा भी दिमाग में क्या करिएगा, रखे रहिएगा कि इसी को सागर लक्ष्मी योजना के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2012 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इस समय चूंकि इसके शैवाल की खेती की चर्चा आपको देखिए, जो सरकारी जो साइट्स होती है ना, उस पे कुछ ऐसी योजनाएं परियोजनाएं चलाई जाती हैं, अदरवाइज इसका एक तरीके से उद्योग के क्षेत्र में अगर बढ़ावा देने की बात करते हैं तो वहां पर चलाई जाती है, उसके लिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्षेत्रीय लोगों को भी लाभ मिले, वैश्विक चाहे नेशनल स्तर पे भी लाभ मिले, तो कुछ ना कुछ सरकार अपनी चलाती रहती है, ठीक है, वो स्कीम चलाती है और उसी का डिबेट आपके सामने क्या होगा आता है। लेकिन ये अब थोड़ा सा बात करते हैं, इस समय जो चर्चा का विषय है तो समुद्री खेती के बारे में, ठीक है, शैवाल खेती के बारे में चर्चा का विषय था। इसके पहले इसको आपको बताया कि 2 अक्टूबर 2012 में इसका औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी, ठीक है। और सागर लक्ष्मी योजना एक पहल यानी योजना जो शुरू की गई थी, इनका यही उद्देश्य था कि समुद्री शैवाल की खेती में स्थानीय, ठीक है, याद रखिएगा, अभी बोला हूं ना कि स्थानीय क्षेत्रीय क्या क्या होगा, वहां पर रोजगार मिलेगा, विकास होगा, ठीक है। तो उसको उसी के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया क्या कि जो क्षेत्रीय जो स्थानीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वहां के जो मधु आरिनों की जो है क्षमता के निर्माण में क्या किया जाएगा, ठीक है, बढ़ावा देकर के उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, उनके अंदर अवेयरनेस बनाई जाएगी, उनके अंदर जागरूकता बनाई जाएगी, ताकि इस क्षेत्र के इस खेती के बारे में जानेंगे तो जान करके क्या करेंगे कि थोड़ा सा औद्योगिक की दृष्टिकोण से देखते हैं, या क्षेत्रीय अगर थोड़ा सा क्या होगा कि अगर प्रोडक्शन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, खेती होगी तो बिकेगा, चाहे वो जिले स्तर पे जाए चाहे राज्य स्तर पे जाए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वैश्विक रूप ले लेता है। तो उस पर भी सरकार क्या कर रही है कि ध्यान देकर के इस योजना इसकी स्कीम को चलाना शुरू की है, ठीक है। तो अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी में लिखने की बात आ जाए तो वहां पर ये सागर लक्ष्मी योजना को जानते रहिएगा, महासागर से धन निकालना, ठीक है, चाहे महासागर से धन योजना के रूप में भी इसकी शुरुआत की बात 2 अक्टूबर 2012 को बताया, वर्तमान में चर्चा है। अब आपके दिमाग में मस्तिष्क में आएगा कि आखिरकार ये जो है सागर, ठीक है, अगर ये सागर लक्ष्मी योजना चलाई गई तो वर्तमान में समुद्री शैवाल ये योजना क्या करता, तो इसमें कुरुक्षेत्र क्या करता, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर समुद्री शैवाल की खेती के बारे में बात करें, अभी हाल में कर्नाटक में पार्क इसके लिए बनाया गया, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में बनाया गया था, ठीक। तो अब थोड़ा सा इस पे बात करें कि आखिरकार सर्वप्रथम शुरुआत कहां हुई थी, आखिरकार लोगों के अंदर ऐसी क्या जागरूकता आ गई इसको करने की। तो साहब इसके पहले तंजानिया में, याद रखना, यहीं से पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। जब इतिहास को थोड़ा सा कोरिलेट करके किसी भी टॉपिक को वर्तमान की स्थिति के हिसाब से पूछा जाता है या रखा जाता है तो ऐसे ही प्रश्न आपके क्या होते हैं, बनते हैं। क्योंकि जैसे आपको मेंस में लिखने के आ जाए कि नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न बनाया कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा है आज के रूप में क्या प्रासंगिकता उसकी है, उसके हिसाब से, तो ऐसे ही थोड़ा सा उसको कोरिलेट करके आपको जानना है, ठीक है। तो समुद्री शैवाल की खेती का विचार सर्वप्रथम 1889 में कहां हुआ था, तंजानिया में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 2010 में समुद्री शैवाल की खेती प्रारंभ करने वाला जो देश था, ठीक है, वो केन्या था, ठीक है। फिर उस समय सोचिए 89 के बाद 2010 में लोग जागरूक होते हैं कि शैवाल की क्या की जाए, खेती की जाए। तो 2010 में फिर क्या होता है कि केन्या भी क्या करता है, अपने दक्षिणी तट पर शैवाल की खेती का शुभारंभ कर देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो वैश्विक स्तर पे था, लेकिन भारत की क्या स्थिति है, तो साहब भारत की स्थिति है वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्री शैवाल का बेल्ट क्या है माना जाता है, तो आपको याद रखना है क्या, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी है, मन्नार की खाड़ी को, जहां के तटीय निवासी क्या करते हैं, इसको व्यावसायिक खेती के रूप में करते हैं, ठीक है। और वो कौन सा ऐसा शैवाल है जिसको व्यावसायिक खेती के रूप में मन्नार की खाड़ी के जो आसपास के लोग निवासी हैं जो करते हैं उसका, ठीक है, वो कौन सा शैवाल है, तो आपको जिसकी खेती की जाती है तो याद रखना है क्या, अल्बरेजी, ठीक है। कौन सी है, कथाफाइकस अल्बरेजी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी खेती क्या होता, मन्नार की खाड़ी के आसपास रहने वाले लोग जो समुद्री शैवाल बेल्ट हुआ माना जाता है, तो भारत की स्थिति है जहां पर किया जाता है। अब साहब आएगा दिमाग में कि आखिरकार अगर ये जो शुरुआत होती है 1889 से तंजानिया होते हुए, केन्या होते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है, तो अब वर्तमान में सरकार ने क्या ऐसा स्कीम निकाला है, सरकार ने क्या राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी योजना परियोजना चाहे जो भी इसके लिए क्या है, कौन सी ऐसी पॉलिसी, ठीक है, जो अपनाई है, उसकी अगर बात करते हैं तो भारत सरकार वर्तमान की अगर बात करें,
वर्तमान में थोड़ा सा पीछे इसके वर्ष में तो 2018 में मेरी कल्चर नीति अपनाती है, जिसके अंतर समुद्री शैवाल खेती के लिए क्या है, पॉलिसी बनाई जाए, नीति बनाई जाए और नीति बना करके समुद्री शैवाल की खेती को एक बड़े स्तर पर ले जाया जाए, ताकि क्या हो कि देश की जो व्यावसायिक जो खेती जो निवासी लोग करते हैं, देश के जो निवासी हैं, उनको इसका लाभ मिले, ठीक है। और उन्हीं को जागरूक करने के लिए जिस जिस क्षेत्र में क्या शैवाल की खेती होती है, इसके लिए एक शैवाल पार्क को स्थापित किया जाए, उसके साथ में इसके प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया कि CSR, ठीक है, SMCRI जो है, यानी समुद्री शैवाल के लिए ठीक शैवाल पार्क का स्थापना तमिलनाडु में की गई। कहा, वो कौन सा स्थान है, तो तमिलनाडु का स्थान कौन सा है, वो रामनाथपुरम में शैवाल पार्क बनाया गया। तो याद रखिएगा, समुद्री शैवाल की खेती के लिए ठीक है शैवाल पार्क भारत के किस राज्य में बनाया गया, तो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का वो कौन सा स्थान है जहां पर बनाया गया, तो वो आपका रामनाथपुरम है, ठीक है, दैट्स क्लियर। इसके पहले आपको सागर लक्ष्मी योजना के बारे में भी आपको हमने अपडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 2012 का औपचारिक रूप से उसको घोषणा होती है और समुद्री शैवाल की खेती के लिए क्या किया जाता है, इसको स्थानीय मधुआरिनों को क्या किया जाता, क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसी उद्देश्य से इसको चलाया गया था और उसका नाम दिया गया था कि सागर से क्या करना है, धन, यानी महासागर से धन की प्राप्ति करना है, ठीक है। और उसी को फिर आज के वर्तमान में जो आपका समुद्री शैवाल की खेती है, पूरा उसका स्ट्रक्चर रखा। इसके बाद सरकार की जो पॉलिसी 2018 में बनी थी, याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मेरीकल्चर नीति कब अपनाई गई, ये आंकड़ा भी याद रखना है, क्योंकि 2018, 2019, 2022, 2025 कुछ भी मतलब कुल मिला जुला के 2012, तो याद रखना है। यहाँ 2 ऐसे डेट हैं, पहला आपको सागर लक्ष्मी योजना यानी महासागर से धन निकालने की बात शैवाल की खेती करके औपचारिक रूप से शुरुआत 2 अक्टूबर 2012 को की जाती है। लेकिन वर्तमान से थोड़ा सा पहले जाएं, ठीक है, पहले वर्ष में जाएं तो भारत सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय मेरीकल्चर नीति 2018 में अपनाई थी। और प्रश्न में अगर आपको 2018 की जगह पर 19, 20, 21, 22 कुछ भी दे देगा तो भ्रमित नहीं होइएगा। शैवाल की खेती से 2 टर्म्स आपके सामने है, जो आपके वर्ष हैं उन दोनों को आपके सामने रखा, तो एकदम डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आज के सेशन में समुद्री शैवाल की खेती, आपका अल्यूटिक एसिड और इसके बाद बांस आपको लगता है कि कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन आप जब जाते हैं तो भी सेवा देता है और जब साथ फेरा लेने जाते हैं तो भी बांस सेवा देता है, ठीक है। हालांकि आजकल लोहा लोग गाड़ करके साथ फेरा ले रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब कुछ दूसरा है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर और आपके कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं। वो अब पता चल रहा है कि कुर्ता पैजामा पहन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, धोती कुर्ता कर अमेरिका वाले पहन के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समस्या एक हमारे देश में सबसे बड़ी है कि जैसे हमारे यहाँ 60 साल के बाद जब निकलता है ना आदमी, तो उसको वृद्ध घोषित कर दिया जाता है, उसको मतलब पागल तरीके से घोषित किया जाता है। सीखने की जरूरत है कि आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, उनकी उम्र जो है 80 के पार है और देश के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ अगर 80 के पार जाया जाता है बुद्धा तो उसको पागल बना देते हैं लोग। साहब सीखिए, ठीक है। वृद्ध जो होते हैं डिसीजन इतना आसानी से नहीं लेते हैं। चाइना को उठा लीजिए, 70 में उनकी एज है। पुतिन की एज उठा लीजिए, उनकी एज लगभग 72 है। और यहाँ अगर 70 के बाद अगर जाएंगे मोदी जी, तो दिमाग में चाहे अदरवाइज किसी भी पार्टी के अगर लीडर को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए, राष्ट्रपति बनाया जाए, तो कहेंगे अब ये बुढ़ा से ठिया गया है, देश का सत्यानाश कर देगा। नहीं साहब, समझने की जरूरत है। आप ही की चीज को लेकर के क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप उनके चक्कर में ना वही हवा में रह करके सारा कुछ क्या है सत्यानाश कर देंगे। तो खैर ये उनके लिए है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। जो लोग समझदार हैं उनको इस पे सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो लोग ज्ञानी होते हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आज के सेशन में ये 3 टॉपिक आपके था, उसको सुन करके समुद्री शैवाल की खेती बना लीजिएगा। कल आपको क्या करेंगे लिख करके आपको बता भी देंगे, ठीक है। अन्यथा आप अपने हिसाब से नोट्स क्या करेंगे, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेशन अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब क्या करिए, उसके साथ में जितना अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आपके पॉइंट से ही क्या होता है, आपके सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से ही बात होती है, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं तक, फिर अगले सेशन में आपको नए करंट के साथ में जो भी मुद्दे रहेंगे आपके समक्ष क्या होगा, रखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।